बीए भाग प्रथम भारतीय संस्कृति के मूल तत्व के अंतर्गत हम प्राचीन शिक्षा केंद्रों के बारे में बता रहे थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसके बाद में है चतुर्थ है वल्लभी। सौराष्ट्र की प्राचीन राजधानी वल्लभी में भी 7वीं शताब्दी में एक विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि भी नालंदा की भांति ही विश्व भर में थी। यह हीनयान शाखा का केंद्र था, परंतु यहाँ अन्य विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। यहाँ के आचार्यों ने पांडित्य एवं विद्वता में पर्याप्त यश पाया। यहाँ के आचार्यों में बौद्ध विद्वान गुणमती एवं स्थिरमती का नाम उल्लेखनीय है। इस विश्वविद्यालय में व्याकरण, साहित्य, तर्कशास्त्र, न्याय, बौद्ध दर्शन, भारतीय धर्म एवं संस्कृति आदि विषयों के अध्ययन की व्यवस्था थी। शिल्प, कला, उद्योग एवं व्यापार के विषयों की शिक्षा का भी प्रबंध था। 7वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय में लगभग 1500 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। इसमें अधिकांश विद्यार्थी चीन, तिब्बत व कश्मीर के थे। प्राचीन शिक्षा के केंद्र भारत में अन्य भी थे। उनमें प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। केंद्रों एवं विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त काशी, धारा, कान्यकुब्ज, कश्मीर, अनहिलपाटन, कांची, औदंतपुरी आदि स्थान भी शिक्षा प्राप्ति के स्थान थे। इन सभी स्थानों पर राज्याश्रय से शिक्षण केंद्र चलते थे। प्रमुख भारतीय लिपियाँ। प्राचीन भारतीय लिपियाँ एवं लेखन कला। भाषा मानव के विचारों को स्पष्ट करने का साधन है, तो लिपि भाषा के द्वारा अभिव्यक्त भावों एवं स्मृतियों को सुरक्षित रखने का साधन है। बिना लिपि के कोई भी साहित्य युग युगांतर पर्यंत सुरक्षित नहीं रह जा सकता। आज जो साहित्य एवं मानव जाति का इतिहास सुरक्षित रह सका है, वह लिपि के आविष्कार से ही संभव हो पाया है। जब तक यह आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक श्रव्य एवं दृश्य साधनों का सहारा लिया जाता था। ये साधन स्मृति एवं विवेक की विशेष परंपरा पर निर्भर थे। लिपि का साधन प्राप्त हो जाने पर मनुष्य ने अतीत और वर्तमान के जीवन की विविध संग्रहणीय घटनाओं, भावनाओं, विचारणाओं को लिखित रूप देना प्रारंभ किया। इस प्रकार मनुष्य के समस्त साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा ज्ञान दर्शन संबंधी प्रयत्न लिपिबद्ध हुए थे। लिपि का उद्भव। लिपि का जन्म कब और कैसे हुआ, इस विषय में विद्वानों में मत एक नहीं है। प्राचीनतावाद के पुजारियों का कथन है कि सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही ईश्वर ने भाषा एवं लिपि का भी निर्माण कर दिया था, परंतु वर्तमान काल में बुद्धिजीवियों एवं मनुष्यों ने इस तर्क का खंडन कर दिया है। उनकी मान्यता है कि आदिम मानव को न भाषा का ज्ञान था और न लिपि का। उनकी मान्यता है कि प्राचीन काल में संभवतः किसी ने अपनी स्मृति के सुरक्षित रखने हेतु कोई चिन्ह बनाया होगा, जो उपयोगी होने पर प्रचलित हो गया। इस प्रकार समय समय पर अन्य चिन्हों का सृजन हुआ और जो धीरे धीरे चिन्ह विकसित होकर अक्षर और शब्दों के रूप में प्रयुक्त होने लगे। यह तो सुनिश्चित है कि लिपि अथवा लेखन कला का आविष्कार एक दिन अथवा कुछ समय का परिणाम न होकर हजारों वर्षों के अनवरत परिश्रम का फल है। भाषा या लिपि की उत्पत्ति संभवतः प्राकृतिक शक्तियों की ध्वनियों से, पशु पक्षियों की ध्वनियों से, वन पशुओं के भय से, जीवन संघर्ष से, जातियों के झगड़ों से और भिन्न भिन्न मनुष्यों, भिन्न भिन्न विश्वासों तथा रहन सहन के तरीकों से हुई। लिपि का विकास। डॉक्टर भोलाराम तिवारी की मानता है कि आज तक लिपि के संबंध में जो प्राचीनतम सामग्री उपलब्ध होती है, उस आधार पर कहा जा सकता है कि 4000 ईस्वी पूर्व के मध्य तक लेखन की किसी भी व्यवस्थित पद्धति का कहीं भी विकास नहीं हुआ था। इस प्रकार के प्राचीनतम अव्यवस्थित प्रयास 10,000 ईस्वी पूर्व से भी कुछ पूर्व किए गए थे। इस प्रकार इन दोनों के बीच अर्थात 10,000 ईस्वी पूर्व और 4,000 ईस्वी पूर्व के लगभग 6,000 वर्षों में धीरे धीरे लिपि का प्रारंभिक विकास होता रहा। लिपि का विकास क्रमिक हुआ तथा इस क्रम में विभिन्न लिपियों का सहयोग रहा। ये लिपियां हैं चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, भाव ध्वनि मूलक लिपि और ध्वनि मूलक लिपि। प्रमुख भारतीय लिपियां इस प्रकार हैं। भारत में लिपियों का उद्भव कब एवं कैसे हुआ, इस विषय में विद्वानों में विभिन्न मत हैं। भारत में प्राचीन काल में ब्राह्मी,
खरोष्ठी एवं सिंधु घाटी की लिपियों के अस्तित्व का परिचय प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का पता 1922 से 1927 तक होने वाली मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई से लगा। इस लिपि के प्राचीनतम नमूने पंजाब के मांटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंधु क्षेत्र के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो से प्राप्त सीलों पर मिले हैं। यह लिपि चित्र एवं भावलिपि के बीच की मानी जाती है। हैरास, लैग्डन, स्मिथ, गेल्ड तथा हंटर ने इसे समझने और पढ़ने का प्रयास किया, परंतु अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली है। ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियां पहले से ही थी तथा विद्वानों ने को इनके संबंध में जानकारी भी थी। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपरावा के स्तूप में तथा अजमेर जिले के बड़ली अर्थात बरली गांव के शिलालेख में मिले हैं। डॉक्टर गौरी चंद शंकर हीराचंद ओझा ने इसका समय 5वीं सदी ईस्वी पूर्व माना है। इसमें ब्राह्मी लिपि की क्या स्थिति थी, कैसे उद्भव हुआ, कैसे विकास हुआ, इन संबंध में विद्वानों में अनेक विचार हैं। ब्राह्मी नाम का आधार, इस लिपि का नाम ब्राह्मी नाम क्यों रखा गया, इस संदर्भ में अनेक मत हैं। इस लिपि का प्रयोग अति प्राचीन काल में होता आ रहा है। यहाँ की लोगों को इसके निर्माता के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है तथा धार्मिक भावना से अभिभूत होकर विश्व की अन्य वस्तुओं के समान ब्रह्मा को इसका भी निर्माता मानते हैं। इसी आधार पर इसका नामकरण ब्राह्मी किया गया है। चीनी विश्वकोश फावान सु लिन 668 ईस्वी में इसके निर्माता कोई ब्रह्मा या ब्रह्मा नाम के आचार्य लिखे गए, अतः उनके नाम के आधार पर इसका नाम ब्राह्मी पढ़ना संभव है। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार भारतीय आर्यों ने ब्रह्मा वेद अर्थात ज्ञान की रक्षा के लिए इसको बनाया। इस आधार पर भी इसके ब्राह्मी नाम पढ़ने की संभावना हो सकती है। कुछ विद्वानों ने साक्षर समाज ब्राह्मणों के प्रयोग में विशेष रूप से होने के कारण भी यह सार्थक माना है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के प्रश्न को लेकर विद्वानों में विवाद रहा है। एक के अनुसार ब्राह्मी किसी विदेशी लिपि से संबंध रखती है तथा दूसरे के अनुसार इसका उद्गम विकास भारत में हुआ है। ब्राह्मी की उत्पत्ति विदेशी लिपि से भी माना जाता है, सांकेतिक चिन्हों से भी माना जाता है। वैदिक चित्रलिपि से भी इसका उत्पत्ति मानी जाती है। आर्य उत्पत्ति के बारे में भी इस विद्वानों ने इसके बारे में बतलाया गया है। और ब्राह्मी लिपि के विकास के बारे में बताया गया है कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मी लिपि थी, आगे चलकर सिंधु घाटी की लिपि एवं खरोष्ठी लिपि तो काल के अंतराल में लीन हो गई, परंतु ब्राह्मी लिपि का विकास 2 धाराओं में हुआ। उत्तरी धारा गुप्त लिपि को रखा जाता है। दक्षिणी धारा, ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी धारा से भी अनेक लिपियों का विकास हुआ। इसमें सर्वप्रथम विकसित होने वाली तेलुगु और कन्नड़ थी। ये लिपियां हैदराबाद के दक्षिणी भाग, मद्रास के उत्तरी पूर्वी भाग और मैसूर में ईसा की 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक प्रचलित थी। भारतवर्ष में लिपि ज्ञान की प्राचीनता कैसे है? भारतवर्ष में लिपि ज्ञान को लेकर 2 प्रकार के मत प्राप्त होते हैं। विदेशी विद्वानों की मान्यता रही है कि भारतवर्ष में लिखने का प्रसार बहुत बाद में हुआ। सिंधु घाटी की लिपि के प्रकाशन में आने से पूर्व तो अधिकांश विदेशी विद्वानों की यही धारणा थी। मैक्स मुलर के अनुसार 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारत में लिपि का प्रसार हुआ। बर्नेल के अनुसार भारतवंशियों ने 4वीं एवं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फोनेशियन लोगों से लिखने की कला सीखी। एरियन ने अपनी पुस्तक इंडिका में सिकंदर के सेनापति नियार्कस 326 ईस्वी पूर्व द्वारा लिखित भारत के वृत्तांत को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ लिखने के लिए कागज बनाया जाता था। मेगास्थनीज 305 ईस्वी ने अपनी इंडिका में भारत में सड़कों पर मील के पत्थरों के गड़े होने, जन्मपत्रों एवं पांचांगों का उल्लेख किया है। चीनी यात्री हेनसांग ने भारत के लिपि ज्ञान के अत्यंत प्राचीन काल में होने का उल्लेख किया है। प्रसिद्ध चीनी विश्वकोश फावान बान सुलिंग में ब्राह्मी लिपि का उल्लेख है। उसके अनुसार लिपि का आविष्कार ब्रह्मा द्वारा किया गया था। धन्यवाद।